इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर श्रावण देवरे महाराष्ट्र से हमारे साथ मौजूद हैं। बिहार चुनाव को लेकर बातचीत करेंगे। जिस तरह बिहार चुनाव में देखने को मिला कि एनडीए जो गठबंधन है उसको पूर्ण बहुमत के आगे भी जाकर बहुत ज्यादा 200 कुछ सीटें उनको प्राप्त हुई। वहीं पर देखने में मिला विपक्ष की जो पार्टी है, जो जिसका लीड तेजस्वी यादव कर रहे थे, वो काफी कम सीटों पे निपटती हुई नजर आई। इसी विषय पे बात करेंगे कि बार बार बहुजन समाज की जो पार्टियां हैं, जो एससी बीसी की पार्टियां हैं, वो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं उनको निपटाने का काम जो किया जा रहा है, उसी विषय में बात करेंगे। और उनकी आंखें भी नहीं खुल रही है, वो राजनीति को समझ नहीं पा रहे हैं, तो उनकी राजनीति जो सोच है वो अब पता नहीं कहाँ चली गई है। जिस तरह धार्मिक एजेंडा काम कर रहा है, राष्ट्रवाद काम कर रहा है, क्या उसके आगे ये लोग दबते हुए नजर आ रहे हैं? इसी विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर का बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे सर, जिस तरह बिहार में जो परिणाम आया और उस पर आप अपना प्रकाश डालिए सर, क्या कहेंगे आप? ये जो रिजल्ट है, ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। एक तो ऑल ओवर इंडिया में ये जो ट्रेंड चल रहा है कि बहुजन पार्टियों को खत्म करना और या उनकी हाइट कम करना, तो ये ट्रेंड 2014 से जैसे ही आरएसएस बीजेपी की गवर्नमेंट सेंटर में आई है और वो स्टेट में अपना प्रभाव दिखा रही है, तो ये जो ट्रेंड चल रहा है इसे अपोजिशन पार्टीज ने कई बार चैलेंज किया है। अभी अभी तो कांग्रेस, राहुल गांधी ये कभी ईवीएम का मुद्दा लाते हैं, कभी वोट चोरी का मुद्दा लाते हैं और उस पे आंदोलन भी करते हैं, लेकिन रिजल्ट पॉजिटिव मिलने के बजाय निगेटिव मिल रहा है। सीटें बढ़ने की बजाय सीटें कम हो रही है अपोजिशन पार्टीज की। तो मैंने इस विषय पर कई बार लिखा है, मेरे लेक्चर्स में बताया है और मेरे इंटरव्यूज में इन मुद्दों पर मैंने कई बार चर्चा की है कि अपोजिशन पार्टी क्यों बार बार पराजित हो रही है और आरएसएस बीजेपी क्यों बार बार आगे बढ़ रही है। इसके मैंने कई कारण दिए और कई बार उस पर डिस्कशन भी किया, लेकिन हमारी जो बहुजन पार्टियां है ये कहाँ कम पड़ती है, कहाँ गलत सिद्ध होती है, तो एक दो बार ये मुद्दे मैं सामने रखना चाहता हूं कि जैसे बीजेपी के बारे में सब कहते हैं कि ये ब्राह्मणों की पार्टी है, और ये सच भी है कि वो ब्राह्मण डोमिनेटेड पार्टी है। मतलब बीजेपी में सभी जाति धर्म के लोग चुनकर आते हैं और वो अनेक जाति के लोगों को, चाहे वो शूद्र हो, अतिशूद्र हो, अनटचेबल हो, ओबीसी हो, आदिवासी हो, सबको पावर में हिस्सा भी देते हैं। जैसे कि फ्रेम से कट रहे हैं, थोड़ा आप अपना चेहरा थोड़ा दूर रख के, थोड़ा सा फ्रेम से कट रहे हैं। तो राष्ट्रपति आदिवासी मुर्मू जी है, पहले जो थे आधे आदिवासी थे, आधे ओबीसी थे। तो ये बीजेपी में सभी जातियों को सम्मिलित करने के बावजूद हम ये कहते हैं कि ये ब्राह्मणों की पार्टी है, क्योंकि उस पार्टी पर ब्राह्मणों का वर्चस्व है, डोमिनेटेड बाय ब्राह्मण, इसलिए हम उसको ब्राह्मण पार्टी कहते हैं। तो ब्राह्मण पार्टी होने के बावजूद 3.5% पॉपुलेशन है ब्राह्मणों का, फिर भी वो अगर पूरे ऑल ओवर इंडिया में आगे बढ़ रही है तो इसके कुछ कारण जरूर हो सकते हैं और उन पर हम चर्चा भी कर रहे हैं बार बार। तो अभी मैं पहला मुद्दा रखना चाहता हूं कि क्या फर्क है ब्राह्मण डोमिनेटेड बीजेपी पार्टी और बहुजन डोमिनेटेड अपोजिशन पार्टी, क्या इसमें क्या फर्क है? तो पहला सबसे बड़ा फर्क ये है कि अपोजिशन में मुख्यतः जो बहुजन पार्टी है,
चाहे वो लालू मुलायम जी की हो या मायावती जी की हो या कोई कुशवाहा की हो, तो जितने भी ओबीसी और दलित पार्टी है, वो अपने बहुजन विद्वानों से राय लेकर काम नहीं करते। मतलब जो बहुजन विद्वान है, जो पॉलिटिकली और सोशली हमेशा लिखते हैं, बोलते हैं, लेक्चर देते हैं, उसमें कुछ गाइडलाइन भी होती है बहुजन पार्टीज के लिए, लेकिन वो किसी की नहीं सुनते। बहुजन पार्टी के लीडर अपनी राय कैसे बनाते हैं? तो ब्राह्मणवादी जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, उसमें जो एडिटोरियल आता है, वो एडिटोरियल पढ़ के अपनी राय बनाते हैं। और ये सब एडिटर जो है बड़े न्यूज़पेपर के, ये सब ब्राह्मण है। तो ब्राह्मणों ने लिखा हुआ एडिटोरियल पढ़कर ये बहुजन लोग अपनी राय बनाते हैं या अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसमें ब्राह्मण वर्चस्व है या ब्राह्मणों ने लिखी हुई पॉलिटिकल किताबें जो होती है, वो पढ़कर वो अपनी राय बनाते हैं। तो सोचो, अगर आप बहुजन होकर भी ब्राह्मणों के विचारों से राय बनाएंगे तो आपका पराजित होना निश्चित है। ये एक नंबर। 2 नंबर बात बता रहा हूं। मैंने ईवीएम पे कम से कम 10-12 आर्टिकल्स लिखे हैं। उसमें एक आर्टिकल का नाम है बहिष्कार, चुनाव पर बहिष्कार डालो। मतलब 5-6 सीट जीतकर इज्जत गंवाने के बजाय चुनाव पर बहिष्कार डाल के इज्जत कमाओ। अगर ये लोग चुनाव लड़कर 5-6 सीटें जीतकर, नेशनल पार्टीज है, स्टेट पार्टीज है, फिर भी किसी को 10 सीटें मिल रही, किसी को 5 सीटें मिल रही, तो ये इज्जत गंवाने का काम चल रहा है। तो भाई इज्जत गंवाने के बजाय, आप इलेक्शन लड़ने के बजाय आप इलेक्शन पर अगर बहिष्कार डालेंगे, इलेक्शन का बहिष्कार करेंगे, तो आपको इज्जत बढ़ेगी, आपकी इज्जत बढ़ेगी। क्योंकि अगर आप इलेक्शन पर बहिष्कार करेंगे तो सबसे ज्यादा बड़ा असर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में होता है। अगर किसी डेमोक्रेटिक देश में, कोई भी देश में, और डेमोक्रेटिक नहीं भी हो, क्योंकि आजकल तो सभी देशों में जहां डिक्टेटरशिप चल रही है, वहां डेमोक्रेटी नहीं है, डिक्टेटरशिप है, लेकिन फिर भी उनको चुनाव लेने पड़ते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का वो दबाव रहता है कि आपका देश इलेक्शन के माध्यम से डेमोक्रेटिक तरीके से चल रहा है। ये सभी देशों पर ये इंटरनेशनल दबाव रहता है। तो अगर किसी डेमोक्रेटिक देश में चुनाव हो रहे हैं और अपोजिशन पार्टीज ने, सभी नेशनल अपोजिशन पार्टीज, स्टेट अपोजिशन पार्टीज, अगर ये चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं, तो इसका सीधा मतलब होता है कि इस देश में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, कोई डेमोक्रेसी इस देश में तो काम नहीं कर रही है। ये संदेश इंटरनेशनल लेवल पर, और जो बड़े देश है, अमेरिका, चीन, जापान जैसे, जर्मन जैसे, फ्रांस जैसे, इन बड़े देशों को ये बहुत प्रभावित करता है ये मुद्दा कि फलाने वाले देश में डेमोक्रेसी नहीं चल रही है, क्योंकि वहां के इलेक्शन पर सभी अपोजिशन पार्टीज ने बहिष्कार किया है। तो ये जो मैसेज आएगा इंटरनेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर, तो बाहर से दबाव आरएसएस बीजेपी के गवर्नमेंट पर आया,
तभी आरएसएस बीजेपी ईवीएम को हटा सकती है या मत चोरी के बारे में कुछ निर्णय ले सकती है। अभी तो उनकी मनमानी चल रही है, क्योंकि उनको मालूम है कि हम कोई भी मनमानी करें, ईवीएम का दुरुपयोग करें या मत चोरी का दुरुपयोग करें, हम कुछ भी करेंगे, इलेक्शन जीतेंगे। और अपोजिशन पार्टी तो इलेक्शन में भाग ले रही है, तो इसका मतलब हम डेमोक्रेसी से हमारा देश चला रहे हैं। तो ये जो मत चोरी का संदेश है, ये ईवीएम का जो संदेश है, ये देश के बाहर नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है। देश, बाकी के देश कहते कि भाई ये आपके देश का इंटरनल मामला है, आप सुलझाओ। लेकिन इस मुद्दे को अगर इंटरनेशनल बनाना है, केवल देश का मामला नहीं है, ये इंटरनेशनल मामला है कि इस देश में चुनाव डेमोक्रेसी के तहत नहीं हो रहे हैं, इस देश में डेमोक्रेसी धोखे में है। तो ये मैसेज आप इंटरनेशनल लेवल पर जब ले जाएंगे, तभी बाहर के बड़े देश आरएसएस बीजेपी के गवर्नमेंट पर दबाव बनाएंगे और तभी आरएसएस बीजेपी मानेगी, उनका कहना मानेगी, तुम्हारा कहना नहीं मानेगी। कि तुमको तो सिंपल इतना भी मालूम है अपोजिशन पार्टी वालों को कि आप 4-5 सीट जीतकर हमेशा आपकी इज्जत गवाते हैं, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में कोई प्रकाश नहीं आता, तो हम वो क्या कर सकते हैं? अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो बाहर को देशों को क्या दिक्कत होगी? अरे भाई, आप दिक्कत तैयार करो, बनाओ, उसको मुद्दा बनाओ, इंटरनेशनल मुद्दा बनाओ दिक्कत का, तभी तो आपको न्याय। देखो, भारत में ब्राह्मणवाद होने के कारण भारत में ब्राह्मणवाद तभी झुकता है जब बाहर से लोग आकर प्रभाव पैदा करते हैं। बाहर के देश के लोग जब प्रभाव पैदा करते हैं, तभी ब्राह्मणवाद झुकता है। देखो, मुसलमान बाहर से आए, यहाँ पे उन्होंने राज किया, उनका प्रभाव हो गया, तो इस मुसलमानों के प्रभाव के कारण ब्राह्मणवाद को झुकना पड़ा और जाति व्यवस्था में कुछ थोड़ी पार ढील जाति व्यवस्था में आई और बहुजन जाति से लोग उठकर राज दरबार में काम करने लगे, मिलिट्री में काम करने लगे, प्रशासन में काम करने लगे। तो थोड़ा बहुत जाति व्यवस्था को धक्का मुसलमान, बाहर से आए हुए मुसलमान राज्यकर्ताओं की वजह से ब्राह्मणवाद को झुकना पड़ा। फिर बाद में अंग्रेज आए। अंग्रेज आने के बाद अंग्रेजों के प्रभाव से, अंग्रेज तो डेमोक्रेटिक थे, वो तो डेमोक्रेसी के जन्मदाता है, यूरोपियन लोग और ये इंग्लैंड के लोग, तो वो डेमोक्रेटिक होने के कारण, मतलब भांडवली लोकशाही क्रांति इस ब्रिटेन देश में और यूरोपियन राष्ट्रों में हुई है और उनकी वजह से ही डेमोक्रेसी पैदा हुई है। तो वो डेमोक्रेसी पैदा करने वाले लोग इंग्रज भारत में आए, उन्होंने भारत में राज किया और उनके सामने ब्राह्मणवाद को झुकना पड़ा। और जो जाति व्यवस्था थी, जो शिक्षा पर पाबंदी लाती थी और सभी जो अन्याय अत्याचार करती थी एससी एसटी ओबीसी पर, उसमें प्रमाण कमी आया और बहुजन समाज से महापुरुष निर्माण होने लगे। देखो, बहुजन संत महापुरुष इसलिए पैदा हुए क्योंकि मुसलमानों का राज था। अगर ब्राह्मणवाद का राज होता तो वो सभी बहुजन संतों को मार देते, जैसे तुकाराम महाराज, संत तुकाराम महाराज को मार दिया, तो सभी संतों के वो मर्डर कर देते। फिर अंग्रेज के सब जमाने में फुले, शाहू, अम्बेडकर, पेरियार, इन जैसे बड़े बड़े महापुरुष क्यों पैदा हुए? क्योंकि अंग्रेज राज्यकर्ताओं की वजह से ब्राह्मणवाद पराजित था, उसके हाथ में कोई सत्ता नहीं थी, पावर नहीं थी, इसलिए बहुजन महापुरुष यहाँ पे काम कर सके।
अगर ये अंग्रेज ना होते तो पेशवाई होती, ब्राह्मणशाही होती, और पेशवा ब्राह्मणवाद बहुजन महापुरुषों को ऐसे ही काट कर फेंक देती और कुछ भी नहीं होता, कुछ भी परिवर्तन नहीं होता। तो मेरा ये कहने का मतलब है, अगर बाहर से कोई दबाव आता है, बाहर के देशों से अगर कोई दबाव आता है, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान वगैरह जैसे देशों का, तभी आरएसएस बीजेपी झुकेगी और चुनाव डेमोक्रेसी के तहत लेने लगेगी। ईवीएम भी हट जाएगा और मत चोरी भी हट जाएगी। तो ये मैंने कई बार पहले भी कहा है, अभी भी कह रहा हूं, लेकिन ये काम में लेना नहीं चाहूंगा हो रहा है। सर। जी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है सर कि विपक्ष के लोग जो हैं वो बार बार, जो क्षेत्रीय दल है, जो खास करके बहुजनों के दल हैं, वो बार बार कांग्रेस को अपने गठबंधन में शामिल करते हैं और कांग्रेस जितना सीट लेती है उससे कम सीटों पे वो प्रदर्शन करती है, देखने में नजर आता है। लेकिन ये क्या सर, कांग्रेस को अपने में शामिल करना, गठबंधन में शामिल करना कितना आज की डेट में लाजमी है, क्योंकि इससे कुछ फायदा होते दिख नहीं रहा। क्या कहेंगे आप सर? नहीं नहीं, देखो, कांग्रेस भी ब्राह्मणवादी पार्टी है। जैसे आरएसएस बीजेपी ब्राह्मणवादी है, वैसे कांग्रेस भी ब्राह्मणवादी पार्टी है। तो कांग्रेस को अलग समझने की कोई गलती कर रहा है तो ये बहुत बड़ी गलती है, और इसको, उस गलती को जो परिणाम होते हैं वो भी भुगतने पड़ रहे हैं। ये तो हम देख रहे हैं अपनी आंखों से। तो कांग्रेस का अपोजिशन पार्टीज के गठबंधन में रहने का मतलब ये होता है कि अपोजिशन पार्टीज को भटकाया जाए या उनका पराजित करने के लिए कांग्रेस कोशिश करती है। तो वो कैसे कोशिश करती है कि अपोजिशन पार्टीज के गठबंधन में रहकर वो नेशनल पार्टी बताकर ज्यादा से ज्यादा सीटें लेने की कोशिश करती है। मतलब जब सीटें बंटवारा सब जब चलता है, अपोजिशन पार्टीज के गठबंधन में सीटों का बंटवारा चलता है, तो कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा सीटें मांगती है और वो कहती है कि हम नेशनल पार्टी, हमको ज्यादा सीट चाहिए। और हमारे बहुजन पार्टी जो है स्टेट वाइज ये मान लेती है कि ठीक है भाई, आप नेशनल पार्टी हो ऑल इंडिया लेवल की, तो ज्यादा सीटें ले लो। तो ज्यादा सीटें लेने के बावजूद कांग्रेस के सबसे कम सीटें चुन के आती है, और कम सीट लेने के बावजूद बहुजन पार्टी ज्यादा सीटें चुनकर आती है। तो ये, इससे आप हमें समझना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी जो ज्यादा सीटें लेती है बंटवारे में, वो बीजेपी के लिए लेती है, खुद को चुन के आने के लिए नहीं। जो सीट कांग्रेस को मिली है चुनाव लड़ने के लिए, वो सीट को कांग्रेस के लिए नहीं लेते, बीजेपी के लिए लेते हैं, ताकि बीजेपी का उम्मीदवार कांग्रेस को हराकर चुन के आए और बीजेपी का वर्चस्व बढ़े। ये कांग्रेस चाहती है। इसके दो मतलब है। एक मतलब ये है कि बीजेपी भी ब्राह्मणवादी पार्टी है तो कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं है, और दूसरी बात यह है कि सीटें कम होने की वजह से स्टेट लेवल की जो पार्टीज है वो खत्म होने के कगार पर है। तो ये जो कांग्रेस की राजनीति जो है, हमें समझना चाहिए। और देखो, कांग्रेस तो अभी ऐसी स्थिति में है कि वो केवल मुंह से बोलने के लिए या केवल कागज पर लिखकर बताने के लिए वो क्रांतिकारी घोषणा करती है। जैसे कि कास्ट सेंसस, ये तो हमारे बहुजन पार्टी का नारा था, लेकिन कांग्रेस ने उठाया और कहा कि कांग्रेस जब सत्ता में आएगी तो कास्ट सेंसस करेगी, वगैरह वगैरह सभी जो मुद्दे हैं ये कांग्रेस लेकर चल रही थी। तो अपोजिशन पार्टी को लगा कि चलो भाई कांग्रेस बदल रही है, लेकिन कांग्रेस कभी नहीं बदलेगी, क्योंकि कांग्रेस ही है ओरिजिनल ब्राह्मणों की पार्टी, ओरिजिनल ब्राह्मणों की पार्टी कांग्रेस। फिर बाद में अगर कांग्रेस बहुत साल तक राज कर रही है भारत में, तो कभी ना कभी
एंटी इनकम्बेंसी आएगी, कांग्रेस सत्ता से बाहर हो जाएगी, तो उस वक्त कांग्रेस की जगह पर बीजेपी सत्ता में आनी चाहिए। ये जो उनका ब्राह्मणवाद का जो व्यूहरचना उन्होंने बताई थी, तो वो अभी वो सक्सेस हो रही है, चल रही है। कांग्रेस हार गई तो बीजेपी आ जाती है, और एक दिन बीजेपी भी हारेगी तो कांग्रेस आ जाएगी। तो एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, ये जो खेल इस देश में चल रहा है, ये खेल अगर हमको खत्म करना है, कांग्रेस को भी खत्म करना है, बीजेपी को भी खत्म करना है, तो इसलिए एक आदर्श आइडियल जो उदाहरण है हमारे सामने, स्वामी पेरियार और तमिलनाडु स्टेट, ये हमारे लिए आदर्श नमूना है। स्वामी पेरियार ने वहां पे फुलेवाद को डेवलप किया एथिस्ट विचार देकर। तो फुलेवादी अब्राह्मणवाद, नॉन ब्राह्मणवाद स्वामी पेरियार ने वहां तमिलनाडु में डेवलप करके उसको सोशली अमल में लाए। उसकी वजह से पॉलिटिकल पार्टी भी स्थापन हो गई, और वो पॉलिटिकल पार्टी जो स्वामी पेरियार की है, चाहे वो एआईडीएमके हो चाहे डीएमके हो, ये दोनों पार्टी आज कम से कम 60 साल से तमिलनाडु में राज कर रही है, और तमिलनाडु से कांग्रेस और बीजेपी पराजित, हमेशा के लिए पराजित है, हमेशा के लिए पराजित है। तो ये आदर्श हमारे सामने तमिलनाडु का होने के बावजूद हम फालतू में दूसरे मुद्दे उठाते हैं, दूसरे विचार लेकर काम करते हैं। एक ही विचार रखो, सिर्फ और सिर्फ स्वामी पेरियार, दूसरा कोई विचार नहीं, दूसरी कोई फिलॉसफी नहीं, सिर्फ पेरियारवाद। तो इससे काम अगर आप करेंगे स्वामी पेरियार के विचारों से, तो आपका बिहार, आपका उत्तर प्रदेश, आपका महाराष्ट्र, ये सभी जो स्टेट है, ये एक ना एक दिन तमिलनाडु के तरह ब्राह्मणवाद मुक्त बन जाएगी। और ये सभी स्टेट ब्राह्मणवाद मुक्त होने के बाद केंद्र को, सेंटर को तो ब्राह्मणवाद मुक्त होना ही है, उसको तो होना ही पड़ेगा। तो ये जो हम कितने कई साल से बता रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो फॉरवर्ड विचारों के जो विद्वान हैं, वो चाहे ब्राह्मण हो या नॉन ब्राह्मण हो, ये सभी जो विद्वान हैं, ये कभी पढ़ते नहीं, बहुजनवाद को पढ़ते नहीं, फुले आंबेडकर, स्वामी पेरियार को कभी पढ़ते नहीं। बस ऊपरी ऊपरी जो बातें मीडिया में बताई जाती है या प्रिंट मीडिया से आती है, ये कहा कुछ कोई ब्राह्मण ने क्रांतिकारी भाषण कर दिया। हमारे महाराष्ट्र में अभी बहुत क्रांतिकारक भाषण करने वाले ब्राह्मण विद्वान तैयार हो रहे हैं, और जानबूझ के उनको तैयार किया जा रहा है। तो ये ब्राह्मण जाति से आए हुए फॉरवर्ड विचारों के विद्वान, चाहे वो मीडिया पर्सन हो या चाहे वो ऑथर हो या कोई विद्वान हो, इनके प्रभाव के नीचे बहुजन विद्वान अपनी राय बनाते हैं। तो कैसे होगा ब्राह्मणवाद खत्म? ये तो सीधा साधा सवाल है। अरे भाई, आपको अगर बहुजनवाद को बढ़ाना है, ब्राह्मणवाद को खत्म करना है, तो बहुजन महापुरुषों ने जो मार्ग बताए हैं, फुले, शाहू, बाबा साहेब अम्बेडकर, स्वामी पेरियार, ये चार महापुरुष तो हमारे सामने हैं, और उनके ग्रंथों का स्टडी करके जो बहुजन विद्वान काम कर रहे हैं, जो रास्ता बता रहे हैं आपको तमिलनाडु का, उनको फॉलो करना चाहिए बहुजन पॉलिटिशियन नेताओं ने। तो ये होता नहीं है, क्योंकि बहुजन पॉलिटिशियन कोई भी हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, या किसी मराठा पार्टी से हो, किसी जाट पार्टी से हो, लेकिन हमारा जो ओबीसी नेता होता है, दलित नेता जो होता है, ये कभी भी दलित ओबीसी विद्वानों की राय सुनता भी नहीं, पढ़ता भी नहीं, और उसके बारे में सोचता भी नहीं। तो कैसे ब्राह्मणवाद खत्म होगा और कैसे बहुजनवाद आगे बढ़ेगा? और
ये विचारों के आधार पर काम ना करने की वजह से हमारा जो बहुजन समाज है, मुख्यतः ओबीसी समाज, दलित समाज, ये समाज आज विचारहीन बन गया है, तत्वज्ञानहीन बन गया है। डेथ ऑफ फिलॉसफी, बहुजन समाज के बारे में बोल रहा हूं मैं, डेथ ऑफ फिलॉसफी। कोई उसके दिमाग में सिर्फ बहुजन महापुरुषों के नाम है, केवल वो अपने जाति के हैं, इसलिए उस जाति के महापुरुष का मूर्ति लगाओ, फोटो लगाओ, जयंती मनाओ, पुण्यतिथि मनाओ, ये करो वो करो, बस यही चल रहा है, नाच गाना यही चल रहा है, बाकी कुछ नहीं चल रहा है। जो विचारों की प्रक्रिया होती है, जो हमेशा आगे बढ़ती है, वो प्रक्रिया बंद हो गई है। और ये सभी जो विचार है, ये मूर्ति में बंद हो गए, फोटो में बंद हो गए, स्टैच्यू में बंद हो गए, और उत्सव, बड़े बड़े कार्यक्रम प्रोग्राम इसमें बंद हो गए हैं। तो विचारों की प्रक्रिया आगे बढ़नी ही बंद हो गई है। तो डेथ ऑफ फिलॉसफी बहुजनों के लिए हो गई है। तो कैसे ब्राह्मणवाद खत्म होगा? क्योंकि ब्राह्मणवाद का एक दूसरा बड़ा मतलब यह है कि ब्राह्मणवाद विचारों की निरंतर बदलने वाली, आगे बढ़ने वाली विचार प्रक्रिया, ये सच में ये ब्राह्मणवाद है। तो ये जो प्रक्रिया है विचारों की आगे जाने वाली, ये तो पूरी बंद हो गई है, आगे बढ़ने की पीछे जा रही है। तो इस तरह से अगर आप काम करोगे तो आपकी हार तो निश्चित है। और कुछ दिनों में आपको ये जो बहुजनों की पार्टी दिख रही है, एक तो देखो बीएसपी तो खत्म हो गई है, बहुजन समाज पार्टी, अभी उसका कोई नामी निशान भी नहीं है। और ये जो लालू मुलायम वाली पार्टी है, तेजस्वी वगैरह और ये अखिलेश वगैरह, ये तो खत्म होने के कगार पर है। कितने 25 सीट? जो पार्टी 10 साल से 15 साल से बिहार पे राज कर रही थी और बड़ी पार्टी थी, वो आज सिर्फ कुछ यादवों की पार्टी बनकर रह गई है और एक ही फैमिली की पार्टी बनकर रह गई है। तो कैसे आगे बढ़ेगी बहुजनों की राजनीति? नहीं बढ़ेगी। तो हमें गलतियां ढूंढनी चाहिए, गलतियां माननी चाहिए, तभी तो हम आगे बढ़ने की सोच पैदा कर सकते हैं। नहीं तो फिर अगर आप गलतियां ढूंढेंगे नहीं, गलतियां मानेंगे नहीं, तो उन्हीं गलतियों पर आप काम करते रहेंगे और पराजित होते रहेंगे। हार तो अपनी निश्चित है। तो ये हम कई सालों से लिख रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन बहुजन जो है नेता गण, वो सुनता भी नहीं बहुजनों की, विद्वानों की। तो इस तरह से अगर काम कर रहे हैं तो आपकी हार निश्चित है। और केवल आप सत्ता से दूर जा रहे हैं ऐसा नहीं है, आपका आरक्षण भी धोखे में है। देखो महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण पूरा खत्म हो गया है। महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण पूरा खत्म हो गया है। फिर उसके बाद में नंबर लगेगा दलित आरक्षण का, फिर बाद में नंबर लगेगा आदिवासी आरक्षण का। ये सभी आरक्षण अभी धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। महाराष्ट्र में फुले शाहू अम्बेडकर 3 महापुरुष है महाराष्ट्र में, लेकिन तीनों महापुरुषों को हमने जमीन में गाड़ दिया है बहुजनों ने। तो आरक्षण तो खत्म हो रहा है। और केवल सत्ता से दूर जाने की बात नहीं है, पूरा अपना विकास ही रोकने की वो कोशिश कर रहे हैं और फिर से उल्टा जाकर जाति व्यवस्था मजबूत करने की वो सोच रहे हैं। फिर से पेशवाई यहाँ पे स्थापन हो रही है और फिर से जाति व्यवस्था बनाकर मजबूत कर रहे हो। तो ये बहुजन नेता जो है ये कभी नहीं सोचते, बहुजनों की पार्टी वाले भी नहीं सोचते। और ब्राह्मण मराठा जैसे ऊंची जातियों के ऊंचे जातियों के पक्ष में पार्टी में काम करने वाले बहुजन नेता भी नहीं ये जानते। हम देख रहे हैं महाराष्ट्र से ही दलित नेता, उधर वो पासवान का बेटा बिहार में, इधर मायावती, ये सभी बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। तो ये तो मरने की प्रक्रिया है, ये मरने की प्रक्रिया है। महापुरुषों को तो हमने गाड़ दिया जमीन में, अभी तुम्हारी मरने की प्रक्रिया शुरू हो रही है।
वो तो ओबीसी के बारे में कब से शुरू हो गई, अभी दलित और के आदिवासियों के बारे में तो चल रहा है वो अब डिवीजन ऑफ कैटेगरी, ये तो जोर शोर में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको मान्यता भी दे दी है। तो ये जानबूझकर सभी लोग ब्राह्मणवाद के दायरे में आकर काम कर रहे हैं। चाहे तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट का जज चाहे खुद को अम्बेडकरवादी बनाना बताता है, खुद को अम्बेडकरवादी सुप्रीम कोर्ट का जज, लेकिन वो भी तो काम नहीं कर रहा है। जो भी काम कर रहा है तो उल्टा काम कर रहा है। जूता फेंकने वाले ब्राह्मण को माफ कर दिया, क्या भाई तुम गांधीवादी हो, तुम तो अम्बेडकरवादी हो, फिर क्यों उस जूता मारने वाले ब्राह्मण को माफ कर दिया? और क्या कुछ डेमोक्रेसी है? काम तो आपको करना ही पड़ेगा। आपको न्यायाधीश बनाया है इस समाज व्यवस्था ने, आपको न्यायाधीश बनाया है तो न्यायाधीश बन के काम करो। जी जी। न्यायाधीश तो बन के काम करो। जी सर, काफी लंबा वीडियो हो रहा है तो यहीं पर हम रोकना चाहेंगे सर आपको, और काफी आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी सर। साथियों, जो भी लोग सर ने जो बातें कही, सर ने बहुत ही महीन तरीकों से उन महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने प्रकाश डाला। सर ने वो बातों पर प्रकाश डाला कि बहुजन समाज के उन तमाम नेताओं के बारे में खुलकर बोला जो लोग आज बहुजन समाज को लोगों को गर्त में डालने का काम कर रहे हैं। ये राजनीति समाप्ति की ओर नहीं, ये गर्त में जा रही है। अगर अभी भी बहुजन समाज के इंटेलेक्चुअल वर्ग के लोगों को अगर ये दरकिनार करेंगे, बहुजन समाज के लीडर्स अगर उनको ये नहीं सोचेंगे, जो पार्टियों के लोग ये नहीं सोचेंगे कि बहुजन समाज के इंटेलेक्चुअल वर्ग को तवज्जो नहीं देंगे, तो ऐसे ही सत्यानाश होता रहेगा। तो साथियों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और